नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस पीएफआई की जो खुद को अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला संगठन बताता है, लेकिन ट्रेनिंग जिहाद की देता है। जो खुद को सताया हुआ बताता है, लेकिन प्लानिंग आतंक फैलाने की करता है। जो राम मंदिर के चंदे का मजाक बनाता है, जो राम मंदिर के लिए चंदा देने का विरोध करता है, जो आरएसएस के नाम पर मुसलमानों को डराता है और उस डर की फसल काटकर मौज में रहना चाहता है। जिसे देश की एजेंसियों पर यकीन नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं, एक बड़े वर्ग की हिराकत में नजरे से देखता है, लेकिन फिर भी वो संगठन इस देश में काम कर रहा है। शायद ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भी हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद यह संगठन अपना पॉपुलर फ्रंट डे मनाता है और खुलेआम लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। तब सवाल यह कि आखिर यह डर की दुकान कब तक चलेगी? क्या सरकार के पास जो सबूत हैं वो इनकी शटर गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है? और सवाल यह भी कि जहर की खेती के पीछे किसकी शह है? कौन है जो इन्हें खड़ा करने के लिए खाद बीज मुहैया कराता है? चर्चा करेंगे, उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पूरे इंडिया में हमने ईडी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। हमने बता दिया ईडी क्या है। ईडी इज नथिंग बट अ सुपारी किलर ऑफ आरएसएस। तो इंडिया का असल दुश्मन कौन है? इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस, बिना किसी डाउट के। इंडिया में अगर कोई कैंसर है, कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। अभी 4 दिन पहले यूपी एसटीएफ ने जिस साजिश का पर्दाफाश किया, अगर वो अंजाम तक पहुंचती तो यूपी लहूलुहान होता। विस्फोटक के साथ गिरफ्त में लिए गए ये दोनों पीएफआई के गुर्गे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर भी पीएफआई की दलील सुनकर आप चौंक जाएंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का महासचिव इनके नाम पर भी मुसलमानों को भड़का रहा है। मैंगलोर में पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद की ये तकरीर सुने। कल यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया, 11 तारीख को अरेस्ट किया, 16 तारीख तक उन्हें मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया। और कल जब हमने केरला में पुलिस कंप्लेंट फाइल किया, तब शाम को लेके आकर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ये लोग ब्लास्ट करने आए थे, ये लोग टेररिस्ट अटैक करने आए थे, ये लोग एक्सप्लोजिव लेके घूम रहे थे। यानी 11 तारीख को अरेस्ट करने के बाद 16 तारीख आपको पता चला कि ये लोग टेरर अटैक करने आए थे। इसका मतलब क्या है? याद रखिए, इनके मुताबिक यूपी एसटीएफ की सारी बातें झूठी हैं और जो ये कह रहे हैं सच वही है। पॉपुलर फ्रंट डे के मौके पर समाज में जहर भरने वाले संगठन का इरादा भी जग जाहिर हो गया। मैं भी आपसे पूछता हूं, यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे, सरेंडर करेंगे। देखिए, एक बात वो भूल चुकी है, इंडिया में आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है। मकसद साफ है, आरएसएस और सरकार का डर दिखाकर मुसलमानों को भड़काना, उनसे चंदा वसूलना, उनका नेता बनकर मुनाफा कमाना और लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपराध के रास्ते पर लाना। पॉपुलर फ्रंट की यह लड़ाई अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी की लड़ाई है। इसमें मैं आज इंडिया के सारे आवाम से कहता हूं कि देखिए, पॉपुलर फ्रंट को हर साल आप लोग रमजान में फंड देते हैं। हमसे एनआईए ईडी पूछता भी है, पैसा कहां से आता है? 100 करोड़ कहां से आया? 100 करोड़ कहां से? भाई क्या 100 करोड़? पॉपुलर फ्रंट पूरे इंडिया में अगर एक दिन रास्ते में उतरे, 100 नहीं 500 करोड़ हम लोग कलेक्ट करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर। 100 करोड़ क्या है आपके लिए? वो बिरयानी लग्जरी होगा। हम तो हर दिन बिरयानी खाते हैं हमारे घरों के अंदर। अपने इस भाषण में अनीस अहमद ने सिर्फ आरएसएस, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही भला बुरा नहीं कहा, बल्कि राम मंदिर के लिए चंदा देने का भी विरोध किया। राम मंदिर को आरएसएस का मंदिर बता दिया। और अब रुख करेंगे मेहमानों का। मसला है पीएफआई का। जो जहरीले बोल हमने आपको सुनवाए, उसमें आप समझ सकते हैं कि कोशिश यही है कि एजेंडा बनाकर मुसलमानों को डराया जाए, धमकाया जाए।
लेकिन कुछ सवाल यह भी हैं कि जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही है, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है, इसका शटर डाउन क्यों नहीं कर रही है। रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। मोहम्मद अतीक मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिन्हा आरएसएस समर्थक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सैफ खान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। मैं सबसे पहले अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी है कि हम अगर सड़कों पर निकल जाएंगे 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी ईडी है, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपको कौन से सबूत चाहिए सर इस पर बैन लगाने के लिए? वो सिमी के सदस्य ही अब धीरे धीरे पीएफआई पॉपुलर फ्रंट में बदलने लगे हैं और समाज में इनकी पॉपुलरिटी इसीलिए है कि ये लोग समाज को तोड़ने का हर कुप्रयास करते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने, मुसलमानों को बरगलाने, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने, हर घर से अफजल निकालने। और अभी आपने हाथरस कांड में देखा होगा कि हाथरस कांड में जो बवाल हो रहा था, जब कलई खुली है, जब गुप्तचर की जानकारी लगी तो पता लगा विदेशों से इनको फंडिंग हो रही है। भारत को तोड़ने के लिए, यूपी को तोड़ने के लिए, आग लगाने के लिए, जहर लगाने के लिए इन लोगों को फंडिंग विदेशों से हो रही है, इसकी जानकारी हो रही है। ये कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम समाज सेवा के लिए, सामाजिक काम के लिए, अल्पसंख्यक बंधुओं के भले के लिए काम कर रहे हैं और बाहर ये लोग आग लगाने का कुप्रयास कर रहे हैं। अभी अनीस का हमने भाषण सुना, ये अलग बात है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो उसी तरह का अंतर है जैसे राम थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो रावण भी था, और आज अनीस रावण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि आरएसएस के ऊपर इस तरह का कीचड़ उठा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। नहीं अशोक जी, आप जानते हैं कि आप देख लीजिए, बाढ़ हो चाहे अशोक जी, मेरा सवाल सीधा सा ही है। हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, आपने कहा फंडिंग होती है, सड़कों पे निकलते आपने हैं। कहा फंडिंग होती है सर, हमने मान लिया। सर बैन लगाने के लिए क्या कदम उठाया आपने? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे। निश्चित तौर पे अब आपको बता दें कि दो विस्फोट कराने का कुप्रयास करने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह गिरफ्तारियां होंगी और निश्चित है पीएफआई की वैक्सीन हमारी सरकार ही साबित होगी। ठीक है, सैफ खान कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, कहिए। बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी जो है सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनका जो है आज बिल्कुल देश के सामने और आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्टैंड क्लियर करवा देता हूं। अभी पहली चीज, सिमी को कह रहे थे कि अभी जो है सिमी के ही लोग हैं जो पीएफआई में गए हुए हैं। अच्छा, सिमी किसने बैन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आप चेक कर लीजिए आज क्यों नहीं देश में बैन हो रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हो तो आरएसएस क्यों ना हो, जिसको ये जो है ये बता रहे थे। मैं बताता हूं, रावण है आरएसएस। क्यों है मैं अभी बता देता हूं। उसके कुछ उदाहरण जो है सामने ऐसे लोगों ने ही पीएफआई को आगे बढ़ाया है। हाथरस कांड में पीएफआई के पैसे पर कांग्रेस आई खुराफात करने का कुप्रयास कर रही थी। घबराइए मत, ऐसे एक एक शब्द में बात इनसे पूछिए क्या पीएफआई का समर्थन करते हैं? एक-एक करके गॉडसे को मुर्दाबाद आरएसएस के बारे में जानते हैं कुछ? इसे सब्जी मंडी मत बनाइए, एक एक करके बात करिए। जो है एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका मैं जो है आप मुझे जवाब दीजिएगा। पहली चीज, आप आरएसएस वाले हैं, जाहिर सी बात है यूं आरएसएस के 56 देशों में पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैफ खान, वो आपकी बात का जवाब दे देंगे। आप पूछिए सवाल। नहीं मैं बताता हूं। संघ के बहुत सारे जो है बजरंग दल, हिंदू महासभा, बीजेपी, ये सब आरएसएस के ही विंग हैं। मैं आपको बताता हूं जिनके आरएसएस के बारे में जानते ही नहीं। 56 देशों में मैं बता रहा हूं आपको। संघ के बारे में बाढ़ में देखिए, मैं बताता हूं, आप मुझे अभी जो क्या है ये आया था कोरोना संक्रमण काल, संघ के कार्यकर्ताओं ने गली गली में बारे में। एक मिनट अशोक जी सुनिए तो सही। अशोक जी मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा। एक सेकंड रुक जाइए। घबराइए मत, ऐसी बौखलाहट मत दिखाइए। ये बोल दीजिए एक सेकंड अशोक जी, सिर्फ एक सेकंड रुक जाइए।
वाले हैं ना, बोल लीजिए गॉड से हाँ कहिए मुर्दाबाद। कहिए सैफ खान साहब, आप अपनी बात कहिए। और हिंदू महासभा भी मुर्दाबाद क्यों बोल दीजिए, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस डे को वो जो है ब्लैक डे बनाते हैं 15 अगस्त को, तो उसको भी मुर्दाबाद बोल दीजिए अगर हिम्मत है आपकी चैनल पे। अभी आपकी देशभक्ति, आप तो पीएफआई को मुर्दाबाद बोल नहीं पाए, 5 मिनट से सुन रहा हूं आपको। मुर्दाबाद हाँ। सुन लीजिए, मैं बताता हूं। हाँ। मुर्दाबाद चलिए, हमने इसी बैन किया, हम चाहते बैन करिए कर दीजिए। अब आप जरा जो है बीजेपी से ही पूछ लीजिए ठीक है। कि वो जो है गॉडसे को मुर्दाबाद, हिंदू महासभा को मुर्दाबाद बोल दे जरा, ठीक अगर है। हिम्मत है इनकी। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब देने के लिए मेरे साथ संघ के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। वो तो देंगे ही देंगे सर, वो तो देंगे ही ना। अशोक जी तो कहना ही चाह रहे हैं, मैंने तो उनको रोक रखा है, वो तो बोल ही रहे हैं आपकी बात पर। आपने इधर मत, वो अशोक जी से सवाल पूछा है। अरे अशोक जी तो बोल ही रहे हैं सैफ खान साहब, अभी आप कह रहे थे एक एक करके पूछिएगा, वो तो बोल ही रहे हैं। बोलिए अशोक जी, पहले अशोक जी को सुन लीजिए आप, वो तो बोल ही रहे हैं, मैंने उनको रोका था। मुर्दाबाद, हिंदू महासभा मुर्दाबाद बोल दीजिए, दो अल्फाज। देखिए, अभी आपको देशभक्ति बता का- दें कि अच्छा, संघ के बारे में इनको जानकारी ही नहीं है। जिस अच्छा, तरह से आपने बाढ़ बचपन में में राहत का पढ़ी है? काम, जिस तरह से भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करते हैं, कोरोना संक्रमण में जिस तरह से गली मोहल्ले चौबारे में हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने खाना खिलाने का काम, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराने का काम किया, अच्छा, इनको एक क्या मिनट, पता? एक मिनट, सैफ खान साहब और अशोक जी, एक PFI सेकंड, एक के सेकंड, एक पैसे सेकंड, पर हाथरस में राजनीति। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड। सैफ खान साहब, एक छोटा सवाल है मेरा, एक छोटा सवाल है, फिर अशोक सिन्हा जी के पास जा रहा हूं मैं। बेटा और माई सैफ खान साहब सुनिए तो सही मेरी बात, पैसे पर राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए कम से कम, एक एक करके आप कहिएगा दोनों। आप इनसे पूछवाइए ये चीज। सर मैं आपने किसी PFI के मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता, पहली बात ये, ना मैं किसी को स्क्रिप्ट लिख कर देता हूं। आप बोल दें बस, अभी देशभक्ति सामने आ जाएगी। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा ना सर, आपने सवाल पूछा, उन्होंने नहीं कहा, अब आप कहिए जो कहना है आपको, दर्शक तय करेगा, मैं किसी को थोड़ी फोर्स करूंगा। PFI के पैसे पर हाथरस में राजनीति कर रहे थे, शाहीन बाग में राजनीति कर रहे थे, एक गुप्तचर की जांच ठीक में है, पता चला। आप दोनों ऐसे कहते रहेंगे सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, बेहतर ये होगा कि आप एक एक करके अपनी बात रखिए। सैफ खान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, अशोक जी आपको भी चर्चा में ले आता हूं। अशोक जी, एक सेकंड, सैफ खान साहब रुकिए। अशोक जी। चाहते हैं देश को जो है देशी झंडे को नहीं मानते, ये देश की चुप नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं होंगे, ये मानते। PFI एक मिनट रुक तो जाइए सैफ खान साहब, आप सुनते नहीं है सर, मेरी बात सुनिए, आप दोनों नहीं सुनने को तैयार हैं, आप सुनना तो चाहते नहीं है, सवाल सुनते नहीं है, आप अपनी स्क्रिप्ट लेकर आ जाते हैं और वही रटते रहते हैं। आप सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अशोक जी को मैंने मौका दिया तो आप दोनों बोलने लगे, ना मुझे समझ में आता है ना दर्शकों को। सर मुझे बता दीजिए, मैं आपसे वही तो, आप मुझे पूछने तो दीजिए कम से कम। मैं सवाल ही, आप पीएफआई को लेकर चाहते हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, फिर राहुल गांधी हाथरस लगाइए ना, हमने सिमी पे बैन लगाया था, आप लगाइए ना, आपकी सरकार चल रही, क्यों नहीं बैन लगाया आपने? वो छोड़ दीजिए, अभी आपके देश में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना आपके चैनल। सर आपका सवाल पूछ लो, आप सवाल पूछ लो आपसे, मैं मुर्दाबाद बोल पाए भाजपाई, ना आरएसएस बोल पाएगी, और ना जो है हिंदू महासभा। सवाल सुनने का दम है आप में? सवाल सुनना चाहते हैं आप? सवाल सुनना चाहते हैं? सवाल सुनना चाहते हैं तो सुनिए तो सही सर, मैं क्या पूछ रहा हूं। आप जिस पीएफआई का विरोध कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस पर बैन लग जाए। राहुल गांधी, पुलिस का जो कहना है कि सिद्दीकी कप्पन पीएफआई का सदस्य है, उसके परिवार वालों से मिलने जाते हैं, फिर ये दोहरी चीज नहीं हुई? नहीं, मिलना है, और अगर उनके खिलाफ जो है अगर जस्टिफिकेशन और जो कोर्ट जो पुलिस का कहना है सर, इसलिए मैंने दोहराया, पुलिस का कहना है कि वो पीएफआई का एजेंट है, पीएफआई का गुर्गा है। आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया है, मगर आपने जो मैंने सवाल किया था आपके चैनल पे भाजपाई और आरएसएस से, क्या उसका जवाब मिला? और आपने ऐसे ही उनसे पूछा? नहीं, ऐसे क्यों नहीं पूछा जी? अरे सर, आप यही तो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए आ जाते हैं यहां पर। सैफ खान साहब, आप बोले जा रहे हैं आधे घंटे से, आपको मैं मौके दे रहा हूं, आप कह रहे हैं उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। अभी मैं पूछूंगा, आप तुरंत बोलने लगेंगे। विक्टिम मत प्ले करिए ना सर, तथ्यों पर बात करिए। अशोक जी, जो कहते हैं हम देश की झंडे, मैं पहले ही कह रहा हूं सैफ खान साहब, ना मैंने आपको स्क्रिप्ट दी है, ना मैं अशोक जी को देता हूं। हाँ तो यही सच्चाई हाँ है। तो मैं स्क्रिप्ट नहीं देता, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैंने आपसे सवाल किया, आपकी जो मर्जी है कहिए, नहीं कहना है तो शांत बैठिए। अशोक सिन्हा जी, के रूप में पीएफआई कह रही है कि आप एक वायरस हैं इस देश में और उसकी वैक्सीन पीएफआई है।
बिल्कुल, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चला गया, आरएसएस देश में छोड़ गया। सैफ खान साहब, आपका नाम अशोक है, आप आरएसएस का पक्ष रख रहे हैं। आरोप, आपका नाम अशोक है, आप आरएसएस की तरफ से बोलने आए हैं। आपका नाम अशोक है, आपका नाम अशोक है, आपका नाम अशोक है क्या? अशोक जी कहिए अपनी बात। प्रियंका गांधी पीएफआई की प्रवक्ता हो गई। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशोक सिन्हा जी आप कहिए, 96 अशोक सिन्हा जी आप करने कहिए। जा रहा है स्थापना हाँ। के, विश्वव्यापी संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि पूरे विश्व में एक समाज सेवी, भारतीय समाज को संगठित करने वाला और व्यक्ति निर्माण करने वाले संगठन के रूप में है। यह एक सेवा भावी संगठन है और इसका पूरा का पूरा विश्व जो है इसका सम्मान करता है। इंग्लैंड की काउंटी जो वहां का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो वहां संघ में जाने वालों को मदद करती है क्योंकि वो अच्छे नागरिक हैं इंग्लैंड के लिए। पूरे विश्व में जहां जहां संघ के लोग और उनकी शाखाएं लगती हैं, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। कहीं पर भी हमने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल हिंदुओं को ही लेकर नहीं चलता, बल्कि इसमें मुसलमान भी आते हैं और इसमें ईसाई भी आते हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान कई बहुत से स्वयंसेवक हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्वयंसेवक हैं। हम अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का सम्मान करते हैं और उन्हें आह्वान करते हैं कि वो हमारी शाखाओं में आए और शाखा को देखें। हम सैफ खान साहब को भी कहेंगे कि कभी शाखा पर आइए, हमारे यहाँ मना नहीं होता। आइए, शाखा देखिए और वहां की गतिविधियां देखिए। फिर इस प्रकार के जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपके जो सीनियर लीडर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, संघ के लोगों को 26 जनवरी के परेड में 1963 में आमंत्रित करके बुलाया था। 300 स्वयंसेवकों ने वहां देश के लिए परेड किया था। तो आप सोचिए कि चीन के लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अभी कोरोना काल आया, पांडे जी चर्चा कर रहे थे, तो सब पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से संघ के लोगों ने सहायता की। बिना अशोक जी, मैं इस पर जवाब दूंगा। एक ब्रेक के लिए जाना चाहता हूं। उससे पहले नाहिद लारी खान जी को भी मैं चर्चा में ले आता हूं। नाहिद लारी खान जी, ये नफरत गैंग पर आप चाहती हैं बैन लगना चाहिए और सरकार इसमें देरी कर रही है, लगता है आपको? देखिए, नफरत फैलाने वालों की तो कोई जगह नहीं है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन आप ये बताएं मृदुल जी, जिनके बारे में आपने डिबेट रखा है, ये अनीस जी, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब ये पीएफआई क्या है? मैं तो मेरी मतलब काफी टाइम हो गया, काफी लंबे समय से, काफी लंबे सालों से मैं सक्रिय राजनीति कर रही हूँ, हाईली क्वालिफाइड हूँ, माय चिल्ड्रन आर डूइंग ग्रेजुएशन। लेकिन मैंने अनीस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में आज तक नहीं सुना जिनके बारे में आप डिबेट करें। बहरहाल, जो आपने डिबेट रखी है उस पर मैं कहना चाहूंगी, जो भी बातें यहाँ लोग कर रहे हैं उस पर मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आप समझिए मृदुल जी कि कोरोना का असर, खासा असर सर्वे हुआ है कि लोगों के मस्तिष्क पर काफी पड़ गया है। तो मुमकिन है कि इनके भी मस्तिष्क पर कोरोना का असर पड़ा हो। आखिर मैं आपको कोट करती हूँ, बताती हूँ, 22 जून 2020 का देखिए कैसे कोरोना, एक सर्वे हुआ था पहले, कोरोना काल से पहले एक सर्वे हुआ था। ऑल इंडिया साइकेट्रिस्ट के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था कि इंडिया में लगभग 62% लोग मानसिक रोग से ग्रस्त है और सरकार इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। उसके बाद कोरोना के दौरान हम लोग ने सर्वे देखा कि सर्वे आया है कि कोरोना का भी काफी असर मानसिक लोगों के मस्तिष्क पे पड़ा है। इसका उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि 22 जून 2020 को बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, इनका एक बयान आया था कि मोदी जी भगवानों के भी नेता हैं। अब आप बताइए कि कोई मानव भगवान जी के नेता हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब ये चूंकि उनके कोरोना का असर उनके मस्तिष्क पर हो गया, इसीलिए उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए इस तरह का मैं ब्रेक के बाद आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। नाहिद लारी खान जी, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि कोरोना की वजह से मस्तिष्क में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेकिन यही पीएफआई का महासचिव कहता है कि राम मंदिर पर चंदा अगर कोई देने आए तो मत देना, क्योंकि ये राम मंदिर नहीं है, ये तो आरएसएस का मंदिर है। और आप भी, चंदा जी भी बताते हैं। मृदुल जी, मैं तो ये कहती हूँ कि ये कौन अनीस पनीस है जिसके ऊपर आपने डिबेट रखी है? कम से कम आपको चेक तो कराना चाहिए था कि कहीं ये कोई मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति नहीं है। अच्छा, जैसे नड्डा जी भी मस्तिष्क पर उनका कोरोना का असर हो गया, वही तो बोल रहा हूं मैडम। अगर राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाना
मानसिक मृदुल जी, मानसिक आपने बीमारी मुझसे है, कर लिया। तो उस पर तो जवाब चंदा जी भी देने आपने भी कहा। मृदुल जी, आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब तो देने दें। हाँ कहिए ना, बीच में उसके मत बाद भी कोई सवाल किया, उस पर भी जवाब दीजिए। पूरे जवाब देंगे, बात कटती है। 1 मिनट पांडे जी, आ रहा हूं। देखिए, और रही बात पीएफआई की, तो पीएफआई पर बिल्कुल बैन लगाना चाहिए, जैसे वैसे वैसे ही बैन लगाना चाहिए है जैसे जो है पटेल जी ने आरएसएस पर बैन लगाया था 1948 4 फरवरी 1948 को। आज से ठीक 73 इयर्स 15 डेज पहले, ये कहते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज बैनिंग आरएसएस टू रूट आउट फोर्सेस ऑफ हेट एंड वायलेंस that are at work in our country and imperils the freedom of nation and darkens its fair name। तो वो लौ पुरुष थे, उन्होंने बैन लगा दिया। वो शाह जी जैसे डमी होम मिनिस्टर नहीं थे, वो लौ पुरुष थे, वो असली होम मिनिस्टर थे। शाह जी जैसे डमी होम मिनिस्टर नहीं थे कि वो ये बैन नहीं लगा सकते। और फिर बीजेपी तो इन्हीं तरह के जो संगठन है, इन्हीं के नाम पर तो चरखा रही है। आखिर आज आप उन्हीं के नाम पर तो उन्हीं पर तो डिबेट करा रहे हैं, आखिर आप उन्हीं पर भी तो डिबेट करा रहे हैं। और आप देखिए कि आप चंदा जीवी की मुझसे बात कर रहे हैं। अरे बीजेपी, देखिए कोई भी धार्मिक काम हो उसमें चंदा नहीं लिया जाता है, उसमें दान दक्षिणा चलती है। और चंदा बीजेपी को इसलिए चंदा जीवी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी तो स्पष्ट रूप से चंदा जीवी है। आप देखिए कि 3 पर मैं जवाब लेता हूं, लेकिन आपने जवाब तो पूछा कि आप दीजिए। डिबेट क्यों करा रहे हैं, इसलिए आपको जवाब भी दे देता हूं। तो वो एक मैडम, मिनट मुझे पीएफआई पूछना वही चाहता हूं। संगठन है जो परसों तक इस उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहा था। अगर इंटेलिजेंस की यूनिट सक्रिय नहीं होती तो उत्तर प्रदेश लहूलुहान हो जाता। इसलिए ठीक है, इसलिए समाज में नफरत ना फैले, समाज में तो एक दूसरे के ऊपर जातिगत आरोप लगाकर वैमनस ना फैले, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं वही तो कह रहा हूं मैडम, मेरी आज की चर्चा ही इस बात पर, शायद आपने सुना ही नहीं होगा, आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि पीएफआई का एजेंडा क्या है। हम तो यही पूछ रहे हैं ना, इसका शटर डाउन करिए। हम तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं ना। सैफ खान साहब, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। पांडे जी और अशोक जी, पहले अशोक सिन्हा जी के पास आ रहा हूं। अशोक सिन्हा जी आप कहिए, फिर पांडे जी, फिर सैफ खान साहब आप। उन्होंने दोनों से सवाल किए, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। कहिए अशोक सिन्हा जी, पहले आप। नाहिद लारी खान जी को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने आधी अधूरी बात कही। पटेल जी ने 1948 में जब संघ पे प्रतिबंध लगाया, वो चिट्ठी पढ़ी उन्होंने, मगर जब संघ पर उन्होंने ही प्रतिबंध हटाया, उस समय क्या कहा? प्रतिबंध हटाते समय उन्होंने कहा कि संघ का कोई दोष गांधी हत्याकांड में नहीं है और संघ एक अच्छा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए इस पर से बैन हटाया जाता है। तो यह शब्द वो गायब कर गई, मगर समाज के समक्ष उन्होंने एक तरफा एक पक्ष रखा। मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय समाज को एक करने का संगठन है भाई। इस पर प्रतिबंध लगाने वालों ने लगाया और उठाया भी। अनेक आरोप हम 96 वर्षों से झेलते आ रहे हैं। कहीं भी कोई भी सबूत, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई दंगा, किसी प्रकार की कोई बात संघ के खिलाफ न तो कोर्ट में है आज तक और नहीं कहीं पर डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। संसद में कहा गया है कि संघ एक राष्ट्रीय संगठन है और विरोधी दलों ने कहा है कि यह समाज को संगठित करने वाला संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, यह राजनीतिक संगठन नहीं है, वो तस्वीर यह चुनाव नहीं लड़ता। जाते हैं। और इसी कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरे दुनिया में, लेकिन अशोक जी आप कह रहे हैं, एक मिनट सैफ खान साहब सुनिए, एक पॉपुलर संगठन है। अगर प्रणब मुखर्जी जी गए थे तो महात्मा गांधी जी भी गए थे, जिसके बाद में जो है गॉडसे ने उनको जो है सरेआम जो है गोलियां मार दी, है ना? उसका ही तो जवाब दिया उन्होंने। अभी फंड के ऊपर बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। राम मंदिर में निर्मोया अखाड़ा जो है ने ही 1400 करोड़ का वीएचपी के ऊपर इल्जाम लगाया कि 1400 करोड़ खा गया। वीएचपी क्या, वो भी आरएसएस की शाखा। तो पैसा लेने का विरोध किसने बताया? जो निर्मोया अखाड़ा है, जो केस लड़ाई थी। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी पार्लियामेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी ही थी, एसएस भंडारी ही थे कि जो है राम मंदिर ना बने। ये वो लोग हैं। आप चाहते हैं आरएसएस पर बैन लगे सैफ खान साहब? बिल्कुल लगना चाहिए आरएसएस। तो फिर वो अशोक सिन्हा साहब ने जो सवाल पूछा, अशोक सिन्हा पूछ रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने तो हमें देश के गौरव के लिए परेड में शामिल किया था। हाँ, तो इनको करवाया था कि सुधर जाएं।
मगर ये सुधरे ही नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजों की उस टाइम पे बनाई हुई पार्टियां थी जो देश को चाहती थी कि टूट जाए। मुस्लिम लीग बनाई थी पांडे जी अंग्रेजों के टाइम, और आरएसएस बनाई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ आप कहां सरकार बना रहे हैं, कहां आपने उनके साथ गठबंधन किया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखिए। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं इसलिए दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहा। नाहिद लारी खान जी कहिए, उसके बाद पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अशोक जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ मृदुल जी। ठीक है, कटील जी ने ही बैन हटाया था, लेकिन आरएसएस से अंडरटेकिंग लिया था कि वो देश की, भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे, संविधान को मानेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे और समाज सुधार का कार्य करेंगे। तो क्या हुआ, तिरंगे का सम्मान उन्होंने 52 इयर्स तक नहीं किया अपने ही कार्यालय पे जो हेडक्वार्टर्स। अब सवाल मेरा ये, अब सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए, एक मिनट सुनिए तो मेरी बात। 1947, 48, 50 आपने तमाम जिक्र कर लिए। अशोक सिन्हा साहब ने अपना 90 से ऊपर सालों का इतिहास बता दिया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप तमाम मेहमान पीएफआई पे बोलने से इतना बच क्यों रहे हैं। मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सरकार से आपको सवाल करने चाहिए और पूछना चाहिए कि सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है, तो आप उल्टा पूछ रहे हैं अशोक जी से कि उनकी आरएसएस और संघ की जो शाखाएं चलती हैं उस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। उसका जवाब देने के लिए वो हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इस समय यह है, क्या अशोक जी बैन करिए, मैं तो डिमांड करता हूं आपके चैनल पे, चलिए आप डिमांड करिए ना, आप जाइए, आप करिए सर, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर बैन करवा दीजिए। सैफ खान साहब, दोनों को बैन करिए, जहां जहां पर आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, वहां पर बैन करवाइए आप। मैं तो आपके सर, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप कुछ भी कहिए। पांडे जी, मेरा सवाल यह है कि आप पीएफआई पर बैन को लेकर बहुत बार मुझसे चर्चा में शामिल हो चुके हैं, हर बार आप कहते हैं सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये हो रहा है, लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं है सर जमीन पर। देखिए, आपको बता दें कि अभी विस्फोट करने का कुप्रयास जो लोग कर रहे थे पकड़े गए। बैन करिए ना सर, हाथरस में इन लोगों ऐसी साजिशें कब तक हम झेलते रहेंगे। हाथरस ले लीजिए, सीए एनआरसी ले लीजिए, दिल्ली का दंगा ले लीजिए, फिर अब ये हाथरस में बम दहलाने की शीघ्र ही हम इस पीएफआई पर की पॉपुलरिटी खत्म करेंगे। इसकी वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ही है। कब आएगी सर? दुर्भाग्य है कि कब आएगी कांग्रेस के लोग वो पीएफआई के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। और अभी लारी साहब ने कहा कि कोरोना का असर है। अरे कोरोना का असर है कि लोग टोटी उखाड़ लेते हैं, कोरोना का ही असर है। लोग कहते हैं कि मोदी जी द्वारा बनाई गई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये पागलपन नहीं है। जिस शाखा से देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने का प्रयास। एक करके बोलिए। देखिए सर, अच्छा लगता है आप एक करके बोलेंगे तो। सैफ खान साहब, नाहिद लारी खान, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको दोनों को मौका दे रहा हूं, मैं पांडे जी को भी मौका दिया, वो अपनी बात रख देते हैं, आप तुरंत कहिए। नाहिद लारी खान जी आप कहिए, फिर सैफ खान साहब कहिए। अशोक जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। पांडे जी सुनिएगा आप आराम से, फिर मौका दूंगा मैं आपको, आप हाथ उठाइए, मौका दूंगा मैं। मृदुल जी, बिल्कुल कोरोना का असर जो है देश में जो लोग सत्ता पे बैठे उनके मस्तिष्क पे पड़ा है। आप बताइए, पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि कोई सरकार अपने खिलाफ आंदोलन, 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसको खाद पानी देने का काम अपने ही खिलाफ कोई सरकार कर रही है। लाखों किसान आंदोलन में तो होना चाहिए, मिलना चाहिए। आप ही की पार्टी कहती है समाजवाद को कैसे बढ़ावा मिलेगा फिर? जी, आप मेरी बात नहीं समझे। ये पहली सरकार है जो 3 महीने से अपने खिलाफ आंदोलन को खाद पानी का काम देने का काम कर रही है। और आप आगे इनके मस्तिष्क के बारे में सुनिए कि कैसे इनके ऊपर कोरोना का इनके मस्तिष्क पर असर पड़ा है। देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री पंडित ममता दीदी इकलौती महिला मुख्यमंत्री है, हवाई चप्पल पहनती, सूती धोती पहनती है। मुझे नहीं पता था मैडम वो पंडित हैं, आपने बता दिया आज। भी उनकी आंखों में खटक रही है क्योंकि वो महिला है ना। नहीं, आपने तो पंडित भी बताया मैडम अभी मुझे, उनके खिलाफ पंडित ममता बनर्जी आपने कहा, पर भाषण नाहिद लारी खान जी आपने पंडित ममता बनर्जी बता दिया कि जो वास्तविकता वही मैंने बयान की ना, कोई मैंने गलत नहीं बोली। उनके खिलाफ गला फाड़ कर भाषण देते हैं। अब ये मस्तिष्क पर ही तो असर है कोरोना का। ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार, ममता दीदी की सरकार अगर वहां नहीं गिराई
तो केंद्र की सरकार डगमगा जाएगी। ठीक है, अशोक जी, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, फिर सैफ खान साहब और अशोक सिन्हा जी आपके पास जा रहा हूं मैं। पांडे जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, कोरोना का बार बार असर ये कह रही हैं, कोरोना का असर तो इतना पड़ा था कि इनके नेताजी कह रहे थे कि हम मोदी जी द्वारा बनाई गई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि वो देश के वैज्ञानिकों को अपमान कर रहे थे। नेताजी के अखिलेश जी एक दिन कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी, चाचा को मंत्री बनाएंगे। ये पागलपन का लक्षण नहीं है। सरकारी विभाग की टोटी उखाड़ के लेके चले गए। ये कोरोना का संक्रमण का ही असर है। और आप देख लीजिए कि सर आप सभी टेलीविजन पर बैठकर एक दूसरे को पागल करार दे रहे हैं। सारे लोग यही तो है सर, एजेंट के रूप में यही तो है सर। इधर उधर की बात करेंगे, मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। आप एक दूसरे को ही पागल कह रहे हैं सर यहां बैठ के। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिस पॉइंट पर बात होनी चाहिए उस पॉइंट पर नहीं हो रही है। पीएफआई, अगर पीएफआई का एजेंडा क्या है ये हम पूछ रहे हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहा है तो हम चाहते हैं कि आप सबकी सिक्योरिटी रहे, जो जनता हमें सुन रही है उसकी सुरक्षा हो। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं पांडे जी कब बैन लगाएंगे। अशोक जी और सैफ खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ खान साहब पहले आप कहिए, 1 मिनट का टाइम है, फिर अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। मृदुल जी, आप सिर्फ पीएफआई का नाम ले रहे हैं, मैं बोल चुका हूं और अब मैं बिल्कुल आपके टॉपिक के ऊपर ही कह रहा हूं। पीएफआई पे जो है बिल्कुल कोर्ट से आने दीजिए, वो गिल्टी हैं तो उनको बिल्कुल बैन करना चाहिए। जब हमें सिमी को बैन करने का मौका मिला, जब कोर्ट से परमिशंस मिली तो हमने फौरन बैन कर दिया उसे। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है, ये जो है इनके नेता और प्रवक्ता जो है वो उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्लस मैंने इनसे ये भी बोला, जिस शाखा से ये निकल के आते हैं आरएसएस से, उसको भी बैन करना चाहिए। मसलन बंच ऑफ थॉट्स, गुरु गोलवालकर जी की किताब लिखी हुई है जिसमें वो साफ साफ कहते हैं देश की कॉन्स्टिट्यूशन को और देश के झंडे को नहीं मानते। दूसरी किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, भी गोवालकर की लिखी हुई है जिसमें वो कहते हैं कि वो हिटलर को जो है फॉलो करते हैं। तो ये तो उनकी नीतियां हैं, आप समझ सकते हैं हमारे देश के विरोध में। तो जैसे पीएफआई को अभी आप टैग कर रहे हैं कि पीएफआई ये कर रहा है, पीएफआई वो कर रहा है, आपने आरएसएस के देखा है कि क्या होता है, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग। साहब मुझे नहीं पता आप राजनीति में कब से हैं। आप ही की बात पर एक सवाल कर रहा हूं मैं। आपने मुझे जो पुस्तक का नाम बताया है सर, सुनिए तो, आपने मुझे जो पुस्तक बताई है वो पुस्तक आज तो आई नहीं है सर, वो पुस्तक आज तो आई नहीं है। सैफ खान साहब, आपकी सरकार भी इस देश में रही, आपने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए क्या किया? पहला सवाल बस। हम बैन कर चुके हैं आरएसएस। कब किया हमारी सरकार के टाइम पे आरएसएस बैन हुई थी 1992 में, चेक कर लीजिए। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, उसके बाद भी तो आप सरकार में आए। 4 मर्तबा, सुन लीजिए, 4 मर्तबा इस देश में जो है आरएसएस बैन हो चुकी है। क्यों? और 17 चार्जशीट फाइल हो चुकी है देश के विरोध में। और हमारे देश में पहली बार किसी टेररिस्ट अक्यूज को जो है टिकट दिया जाता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो उनकी नीतियां और वो भी किसको? ठीक है, हमारे देश के। पहले अशोक जी आरएसएस पर जवाब दे दें। पांडे जी 1 सेकंड रुक जाइए बस। पांडे जी मैं मौका दे रहा हूं। अशोक सिन्हा जी आरएसएस पर जवाब दे दें। आरएसएस पर जवाब दे दें अशोक सिन्हा जी। उन्होंने समानांतर दोनों संगठन खड़े कर दिए। उनका कहना है पीएफआई आरएसएस, हम तो दोनों पर बैन चाहते हैं। तो जी छोटे छोटे बच्चों को हथियारों की, मैंने सुन लिया सैफ खान साहब, और सवाल भी पूछ लिया, अब आप सुन लीजिए कि पीएफआई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई तुलना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 96 वर्ष विश्वव्यापी संगठन है। पीएफआई आज से 15 वर्ष पहले केरल में इसकी स्थापना हुई। कुल 106 दंगों में सबूत मिल चुके हैं दंगे कराने के इनके ऊपर। और अभी आपने लखनऊ में पिछले दंगे जो हुए थे उसमें देखा होगा कि पीएफआई के लोगों ने क्या क्या रोल अदा किया, और उनके सब घर से कुर्की नीलामी हो रही है। तो और हाथरस में क्या क्या, ये भी आपने पीएफआई का देखा होगा। पीएफआई का जो चरित्र है वह केवल मुस्लिम समाज को बरगला के, भ्रम पैदा करके और उनके अंदर गलतफहमी पैदा करके वोट लेने का है, और गजवा हिंद के अपने फार्मूले को लागू करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो केवल वोट के लिए मुसलमानों को बरगला रहे हैं, जबकि मुसलमान समझता है हर बात को। यहाँ का जो राष्ट्रीय मुसलमान है वो कतई पीएफआई के साथ नहीं जाता, और नहीं उसके साथ वो लगता है। केरल में जहां इसकी स्थापना हुई, केरल सरकार ने
2009-10 में हलफनामा दाखिल किया हाई कोर्ट में कि पीएफआई एक दंगा कराने वाला संगठन है, एक सांप्रदायिक संगठन है। ये हलफनामा हाई कोर्ट में केरल सरकार का केरला में आज इनकी सरकार थी। लेकिन अशोक जी एक सेकंड जरा देखिए, सैफ खान साहब मेरा सवाल तो होने दीजिए। अरे मैं अशोक सिन्हा जी अभी 4 बार ये अशोक सिन्हा जी मेरा एक सवाल है, लगा चुकी है भारतीय केरल में जब पीएफआई को बैन किया गया है, एक मिनट सैफ खान साहब सुनिए तो सही मेरी बात, कि ये बैन हटाया क्यों? फिर इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, अगर आपने लगाया तो आप ही ने हटाया। अशोक जी क्या कोई सबूत मिला? अशोक जी 100 से ज्यादा घटनाओं में आपने खुद कहा कि दंगों के सबूत मिले। आप में हिम्मत है तो करवा दीजिए ना, आरएसएस और पीएफआई दोनों को बंद करवा दीजिए। चैनलों पर बैठकर कुछ नहीं होता है, चैनलों पर बैठकर सिर्फ आपके विचार पता चलते हैं। आपस में कौन है? अरे ब्रिटिशर्स ने छोड़ी ही ये बनाई इसलिए थी, ये पार्टियां जो है, ये ग्रुप यूनिटी ये इसलिए बनाए थे कि हमारे देश में कैसे कमजोर किया जा सके। वो 200 साल हमारे देश में अंग्रेज इसलिए राज करते नहीं थे, और जब जाते वक्त जो है वो इसलिए संगठन ये बना के गए थे कि हमारा देश टूट सके। मैं तो दोनों पर बात कर रहा हूं ना सैफ खान साहब, आप घूम फिर के सर गलत सिरा पकड़ लेते हैं बात का। अशोक सिन्हा साहब ने कुछ कहा, मैं उनसे सवाल तो करूं। अशोक सिन्हा जी, आपने 100 से ज्यादा मामलों में पीएफआई की भूमिका संदिग्ध बताई दंगों के मामले में। केरल पुलिस का आपने उदाहरण दिया, पुलिस ने तो यह भी कहा कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। तो सर आपको नहीं लगता कि इस पर बैन लगना चाहिए? और सरकार अभी तक सिर्फ बातें करती है, बैन नहीं लगा पाई। मैं समझता हूं कि सरकार संविधान सम्मत कार्रवाई कर रही होगी और वो उचित समय पर इस पर कार्रवाई करेगी। जो भी कानून कहेगा, जो भी संविधान कहेगा, उसके अंतर्गत अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग का स्वरूप है एक, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। और यह बैन लगाने का अगर उचित समय की तलाश है अशोक सिन्हा जी, उचित समय की तलाश है। स्वराज पॉपुलर फ्रंट डे मनाते हैं और समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए जहर उगलते हैं। पांडे जी, अब क्या पीले चावल चाहिए आपको कार्रवाई के लिए? अरे हिंदू महासभा के जो 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे बैन जो ब्लैक डे वो करते हैं, उनके ऊपर कब बात होगी? और इन पे बैन होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और निश्चित तौर पे बैन होगा। हिंदू महासभा आज पीएफआई, कांग्रेस, आरपीआई, एसएफआई, सपाई, बेटा और माई सभी इनके साथ खड़े हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। वो तो कह रहे हैं बैन लगाइए, वो कहां खड़े हुए हैं? नाहिद लारी खान ने भी कहा, सैफ खान भी कह रहे हैं। अशोक जी, ये तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, सैफ खान उसी की भाषा बोल रहे हैं। आरएसएस ने ना, सुन लीजिए, जिस विंग से निकले हुए हैं ना, ये ह्यूम की पार्टी वाले लोग हैं। ठीक है, नाहिद लारी खान कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, एक कर्मचारी ह्यूम जो इटावा में अधिकारी था, उसने कांग्रेस आई को बनाया बैन, तो कांग्रेस आई पे लगना चाहिए। नाहिद लारी खान कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर, कहिए नाहिद जी। पर पुष्टि हो गई कि कोरोना का असर मस्तिष्क पर पड़ा। स्पष्ट रूप से मैंने कितनी बार कहा कि पीएफआई जैसे संगठन जो लोगों को उकसाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन पर बैन रखना चाहिए। हम कहा कह रहे बैन नहीं लगे, बिल्कुल बैन लगे, लेकिन बीजेपी बैन नहीं लगाएगी। एक तो चूंकि गृह मंत्री लौह पुरुष पटेल जी जैसे गृह मंत्री नहीं है, उनको 10 गृह मंत्री हैं, और फिर ये बीजेपी इन्हीं के बेसिस पे तो अपनी सारी जमीन खड़ी करती है। अब आप बताएं, बीजेपी वाले बताएं कि पटेल जी जिन्होंने बैन लगाया था आरएसएस पे, उन्हीं के नाम, उन्हीं की सबसे बड़ी मूर्ति भारत की मोदी जी ने गुजरात में लगाई है। अब और मोदी जी कहते हैं कि वो मेरे आदर्श है, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो क्या वो मोदी जी उनके पटेल जी के इस आदेश का भी सम्मान करेंगे जो उन्होंने बैन लगाया था आरएसएस पर? और दूसरी बात, लेकिन वो तो उन्होंने खुद ने हटा दिया था ना मैडम। या केवल मोदी जी ने वोटों के चक्कर में इतना स्टैचू बड़ा लगाया? हालांकि पटेल समाज पर इस स्टैचू का कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी बनारस में एमएलसी के चुनाव हुए थे, वहां पर भी बड़ी संख्या में समुदाय के लोग रहते हैं। दोनों एमएलसी के चुनाव बीजेपी दोनों सीटें बुरी तरह हारी, करारी हार हुई। और उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा नहीं, उस पर मैं इसलिए नहीं जवाब देना चाहता आपको। मेरे पास भी कुछ फैक्ट है, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि पांडे जी के पास अगर होंगे तो रख देंगे वो। पांडे जी कहिए। कोई अपने नेता तो थे नहीं, सुन लीजिए, इनके पास कोई अपने नेता नहीं है मेरी बहन। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर से पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है और बैन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी एक पार्टी के नहीं है, पहली बात सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर देश के अभी इन्होंने जो एमएलसी के चुनाव के लिए कहा, कोरोना का असर उसके एमएलसी के ऊपर भी पड़ा,
उसने कहा कि जो ये वैक्सीन लगाएगा नपुंसक हो जाएगा। ये इनकी पार्टी का पे ऊपर वैक्सीन का सबसे ज्यादा कोरोना का असर है। पुरानी पूरी बुरी हार हुई मोदी जी की, ये मोदी जी की हार है, भाजपा की हार नहीं है। कोरोना का असर अखिलेश यादव, मुलायम यादव, इनके विधायकों पर जरूर है। और गोरखपुर में आदित्यनाथ जी की सपा के डर के मारे हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की, तो किस बात के वोट कैचर रह गए मोदी जी? धरती तो उनकी खिसक गई ना, और किस बात के वोट कैचर? अरे मेरी बहन, सबसे पहले तो गुजरात फिर में गोरखपुर हम मोदी जीत जी अपनी गए। विधानसभा हारते हैं, फिर हम अमित शाह जी इलाहाबाद अपनी फूल विधानसभा जीत हारते गए। हैं। ये तो सिलसिला गुजरात से शुरू हो चुका था। ठीक है सर, उम्मीद हम बरनार नहीं जाते, स्टेट में यही देखना चाह रहा था सर। बरनार नहीं जाते। मैंने सवाल इसलिए नहीं किया सर कुछ देर तक, मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि बात कहां से कहां निकल कर कहां चली जाती है। घूम फिर के बात आ जाती है राजनीति पे, घूम फिर के बात आ जाती है वोट बैंक पर। तो क्या वोट बैंक के लिए पीएफआई पर बैन नहीं लगाया जा रहा है, या अपनी पीएफआई की जो स्थिति हम देख रहे हैं, जो समाज में जहर बोने की कोशिश है, उस पे यही एक नजर, एक चीज नजर आ रही है कि वोट बैंक के लिए या तो उसे शह दी जा रही है, और शह दे रहा है तो कौन दे रहा है, यही सवाल है। लेकिन इस तरह के संगठन पर तुरंत बैन लगना चाहिए। अशोक जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार रहेगी तो बैन लगा देगी। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा करने के लिए, नाहिद दारी खान जी, सैफ खान साहब, अशोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।